खबर निकल कर आती है, निकल कर अल जजीरा पे आती है। 4.3 स्केल का रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल का भूकंप आता है। इस बात को इंडियन मीडिया उठाता है और जब उठता है तो खबर बनती है कि साहब ये भूकंप आया कहां है। चर्चा निकल कर आती है कि धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में ईरान के अंदर, सदर्न ईरान में, सिटी ऑफ गैराश के अंदर बिल्कुल मध्य में जहां पर डेजर्ट है, वहां पर इस तरह का भूकंप नोटिस हुआ है। कोई सिस्मिक एक्टिविटी अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो रही होती है तो डाउट यह किया जाता है कि यह किसी न्यूक्लियर टेस्ट का प्रमाण हो सकता है। यह बात खुद अमेरिका की जो साइंस ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड है उसके द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इसे कोट किया गया और यह 15 दिन के अंदर दूसरा भूकंप कंसीडर किया गया। 19 फरवरी को भी ठीक इसी प्रकार से साउथ ईरान में ही एक भूकंप आया था और उसके बाद फिर एक बार और भूकंप। और इस तरह के भूकंप का आना न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट कोई चला करके अगर बॉम्ब देख रहा है तो अपने लोगों को तो मार के देखेगा नहीं, तो वो जमीन में गड्ढे खोद खोद करके 10-10 किलोमीटर अंदर जाके बम फोड़ते हैं ताकि उसके रिएक्टर्स, वो जो रेडिएशंस हैं, वो बाहर तक ना निकल कर आए। जैसे भारत ने भी जब 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे तो पोखरण के अंदर गहरे गड्ढे खोद कर किए थे। क्विंटल्स ऑफ इसके अंदर प्याज डाला गया था ताकि वो रेडिएशंस बाहर ना आए। अपने आप में एक बड़ी कहानी है। इस तरह की घटनाएं पहले भी रिपोर्ट की गई हैं ईरान के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जैसे नतांज में भी ऐसे ही एक बार रिएक्टर स्केल पर झटके महसूस किए गए थे। इसीलिए कहते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उनकी टेस्टिंग जारी रख रखी है। युद्ध के समय पर इस तरह की टेस्टिंग होना अपने आप में काउंटडाउन टू न्यूक्लियर बॉम्ब कंसीडर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह अपने कन्वेंशनल डिटरेंस के कोलैप्स होने पर, कि भाई अब हम सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, चलो न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं। 60% एनरिचमेंट है, उसको 90% तक बदलने के लिए लगातार मेहनत जारी है। जब अमेरिका बोला कि मैंने B2 बॉम्बर चला के इनके उन साइट्स को नुकसान पहुंचा दिया जो फोर्दो के अंदर टनल कॉम्प्लेक्स था, असल में वो उसमें सरवाइव नहीं किया था। यूएस की यह बात फर्जी ही निकली थी, यूएस की स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं निकला था। ईरान ने अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम यहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने बकायदा एक शहर इस्फहान नाम से बसाया हुआ है जो पूरा टनल का शहर है। आप इससे इस तरह समझिए कि गाजा के अंदर जिस तरह से हमास ने पूरा टनल बना रखा है, वो इजरायलियों का अपहरण करके कहां ले गया इजराइल नहीं ढूंढ पाया इतने सालों में, इतनी सी जगह में। अब हमास का गाइडेंस यहां से होता था तो इन्हें भी पता होगा कि अमेरिका और इजराइल की जो असली कमी है वो ये है कि ये टनल नहीं खोद पाते। और ईरान का अगर डेमोग्राफी आप देखें तो ईरान में बहुत से पहाड़ हैं, जैसे अफगानिस्तान में है। पहाड़ों के नीचे अगर टनल खुदी हैं तो वहां पर मिसाइलों का असर नहीं होता। यही कारण है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान से हार के जाना पड़ा था। ईरान में भी उसी तरह से अनुभव लेकर के पहाड़ों के नीचे शहर बसाए हुए हैं। इस्फहान टनल भी अपने आप में इसी तरह का एक कंसीडरेशन माना जाता है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी टनल शहर बसाया हुआ है, जिसमें ही इनकी मिसाइल हैं, उसी में इनके ड्रोन्स हैं और उन्हीं में ही न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम इनका चलता है। आईएईए खुद ये मानता है कि ईरान ने अपना जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो अंडरग्राउंड इस्फहान साइट के अंदर भर के रखा हुआ है। अब इस्फहान भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहां ढूंढोगे और कहां पाओगे? 400 किलोग्राम में 4 डब्बे कहीं भी पैक करके रखे जा सकते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि किसी भी दिन इनका एनरिचमेंट पूरा हो तो ये बत्ती लगाकर फोड़ने की स्थिति में होंगे। ऐसे में वेपनाइजेशन गैप एक बड़ा गैप माना जा रहा है। मतलब कि भाई इस समय कोई हमको देख तो रहा नहीं है, बस हमारे पास वो बैलिस्टिक मिसाइल हो जिसके सिर पर हम बांधे, बंद करके एक मुट्ठी भर के न्यूक्लियर बॉम्ब और फेंक दें दुश्मन पर, तो हो गया कल्याण। तो ये वाली चीजें यहां पर फिलहाल के लिए निकल कर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि साहब क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में है? आईएईए क्या सोचता है? तमाम बातें ईरान हमेशा से लोगों को कहता आया है कि भाई मैं अपनी तरह से तैयारियों में हूं, इतना परसेंट मेरे पास एनरिच्ड है, तुम लोगों को डील करनी है तो कर लो। लेकिन ईरान इस साथ साथ रशिया के संपर्क में है अपने साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दिलाने में कि मैं जल्दी से किस तरह एनरिचमेंट कर सकता हूं। रूस से जब इस बारे में पूछा गया कि सर ईरान की मदद करने आप क्यों नहीं आए, तो क्रेमलिन के अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने हमें बुलाया ही नहीं, ईरान ने हमें कहा ही नहीं कि आप आइए। इसका रिवर्स मतलब निकलता है कि क्या ईरान रशिया को बुलाएगा तो वो आ जाएगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके पास ना बहुत ही जबरदस्त जिरकॉन जैसी मिसाइल है, इजराइल इसके पास है, रूस के पास। और ऐसे में वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर वॉर हेड में न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज कर ली गई तो इजराइल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती हैं। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं,
कनेक्ट किए जा रहे हैं डॉट्स को कि कहीं इसके पीछे कुछ इस तरह की कहानी तो नहीं लिखी जा रही है। कुल मिलाकर के रूस ईरान के साथ है, यह बात इससे पता चलती है कि इनके साइंटिस्ट वहां जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ईरान ने अभी तक हमसे मदद नहीं मांगी, यह रूस का बयान है। इससे एक चीज तो निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसी व्यवस्था तो बनी है। ईरान कुछ बड़ा कर सकता है, यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज जब इनका जहाज डुबोया गया, उस समय पर, मतलब कल का जहाज डूबा था, उस समय पर ईरान ने जो धमकी दी थी, वो धमकी के मायने निकाले जाने शुरू हो रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आज हमने इसी पूरी घटना को अपने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ईरान का जो नेवल वॉरशिप था, वो सबमरीन जो ओयो क्लास की थी, उसके टॉर्पिडो से जब इसको टारगेट किया गया था तो स्थितियां कैसी बनी थी, वो हमने आपको आज वीडियो बनाकर दिखाई थी। ये वीडियो मैंने अपनी इस एआई मास्टरी क्लास के अंदर बनाना सिखाया है। अगर आप भी चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।